और दोस्तों, ये राज्य व्यवस्था सीरीज़ का 5वां वीडियो होगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्रश्न आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कि जो एग्ज़ाम्स में बहुत अधिकतर पूछे जाते हैं संविधान को लेकर, तो वह मूलतः कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो मूलतः आते हैं अनुसूचियों से बहुत प्रश्न फंसते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम छोटे से वीडियो में अनुसूचियों को कैसे कवर करते हैं और सारे सवाल कैसे जो है हम आसानी से चुटकियों में हल कर लेते हैं। तो देखिए, संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके विषय में कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं, पर इससे पहले कि अगर आपने मेरा वीडियो जो है या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। अनुसूचियों को इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे उनके लिए बता दूं, शेड्यूल कहा जाता है। अंग्रेजी में अनुसूचियों को शेड्यूल कहा जाता है। और शेड्यूल होते क्या हैं? शेड्यूल में बताया जाता है, जैसे किसी किताब में इंडेक्स होते हैं उसी तरीके से शेड्यूल्स होते हैं। तो शेड्यूल्स बताता है कि संविधान में क्या क्या, किस किस भाग में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो बेसिकली यह चैप्टर के बारे में बात करता है। तो आइए देखते हैं कि कितनी, जब मूल संविधान बना था तो कितनी जो है अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 अनुसूचियाँ थी। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अब अनुसूचियों की संख्या है 12। ये मूल संविधान में, और अब अनुसूचियों की संख्या है 12 वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां जुड़ गई? 4 अनुसूचियां जुड़ गई। तो अगर प्रश्न बनता है कि अभी से मूल संविधान या 1950 से अभी तक कितनी अनुसूचियों को जोड़ा जा चुका है? 4। और कितनी जो है अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। आइए हम 12 के विषय में एक एक करके देखते हैं कि एक एक करके वो क्या अनुसूचियां हैं। तो पहले 6 को देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आगे वाली अनुसूचियों के विषय में पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची होती है, पहली अनुसूची क्या बात हमें बताती है? तो पहली अनुसूची हमें देश, राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जानकारी देती है कि आखिर हमारा देश क्या है। अगर कोई विदेशी भी हमारा संविधान पढ़े तो वो देश के विषय में जान सके कि देश क्या है, हमारे देश में राज्य कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज़ कितनी हैं। तो ये सब आपको जानकारी कौन देता है? पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची हमें क्या बताती है? दूसरी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण बताती है वेतन और भत्ते। किसके वेतन और भत्ते बताती है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के। आम कर्मचारियों के वेतन और भत्ते नहीं बताते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, सीजीआई के, जो है मुख्य न्यायाधीश के, प्रधानमंत्री के, इनकी वेतन और भत्तों के बारे में बताता है। अब तीसरी अनुसूची क्या बताता है? तीसरी अनुसूची हमें बताता है शपथ की। अगर आपने इनके वेतन और भत्ते दिया है तो ये भारत के प्रति उत्तरदायी हैं या नहीं, ये भी तो हमको निर्धारित करना होगा। तो वो निर्धारित कैसे होगा? हम उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ क्या होगी? ये तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची की क्या बताती है? चौथी अनुसूची हमें बताती है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होगा? किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा? क्या सभी राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व होंगे? नहीं, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व होगा और छोटे राज्यों का, गोवा का, कम होगा। पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो अधिकतर फंसता है, क्या केंद्र शासित राज्यों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा? जी हाँ, प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। अगर हम केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। तो ये 4 के बारे में हमने देखा। तो पहली अनुसूची हमें क्या बताती है कि देश और राज्य के बारे में, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताती है, देश की संरचना कैसा है।
दूसरी हमें बताती है कि जो पदाधिकारी होंगे उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, स्पीकर, इनके वेतन और भत्ते क्या हो गए। अब हम भाई उनके वेतन और भत्तों की बात कर लिए, तो अब हम उनके शपथ की बात करेंगे कि उनकी शपथ क्या होगी और शपथ उनको कौन दिलाएगा। आगे देखिए कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या होगा। हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब चुने जाते हैं मतलब कि लोकसभा के मेंबर और विधानसभा के मेंबर ही राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। तो राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा, इससे प्रश्न आते हैं। और क्या केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, तो अवश्य होगा केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व। कौन कौन से केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, तो ध्यान देने की बात है, दिल्ली का होगा, पुडुचेरी का होगा, जम्मू कश्मीर का होगा और लद्दाख का होगा। अब पांचवा अनुसूची हमें क्या बताती है, तो ध्यान देने की बात है। पांचवी अनुसूची हमें बताती है कि एससी और एसटी का प्रावधान होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एससी और एसटी क्या है। एससी को हम कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें बता दें, एससी को हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, और एसटी को कहते हैं अनुसूचित जाति, और एसटी को कहते हैं अनुसूचित जनजाति। तो एससी जो है वो दलित वर्ग है जो हमारे गांव में, हमारे समाज में हमारे साथ रहता है, किंतु जो है पिछले समय में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव जो है उच्च वर्ग के लोगों ने किया। इसी वजह से उन्हें जो है मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने उनको शेड्यूल में डाल दिया, ताकि हम उनके लिए कुछ जो है आरक्षण का प्रावधान कर सकें। तो उनके विषय में किसके बारे में अनुसूची में है, 5 के बारे में कहा गया है। एसटी क्या होते हैं, एसटी होता है शेड्यूल ट्राइब, मतलब जो जंगलों में रहते हैं, अर्थात वो आदिवासी होते हैं, और उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया कि कुछ जो है आरक्षणों का प्रावधान किया। अब आते हैं कि छठी अनुसूची क्या कहती है। तो देखिए छठी अनुसूची कहती है एसटी, एससी के बारे में नहीं कहती, एसटी के बारे में, एसटी के प्रशासन का प्रावधान केवल 4 राज्यों में। कौन कौन से हैं 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करना बड़ा मुश्किल है, मगर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपको एएम और पीएम तो पता ही होगा, तो हम इसको कह लेते हैं एएम और टीएम। ये सभी जो है हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। ध्यान रखिएगा ये मणिपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा ये मणिपुर नहीं है। तो 6 अनुसूचियां हमें याद हो गई। एक बार हम इसको याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, और एक ट्रिक भी हम देख लेते हैं कि वो ट्रिक है क्या। तो देखिए संविधान की अनुसूचियां कब बनी। संविधान की अनुसूचियां बेसिकली एक इंडेक्स है, अगर मेंस में लिख रहे हैं इंडेक्स है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और अब वर्तमान जो है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं। तो कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, 4 अनुसूचियां, 1 पॉइंट हो गया। पहली अनुसूची किसके बारे में बताता है, पहली अनुसूची ऑब्वियस है, स्पष्ट रूप से देश के बारे में बताएगा। दूसरी अनुसूचियां देश के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। अरे भाई, अगर आपसे हम कहेंगे कि आप हमारे पास जॉब करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे कि भैया हमारा वेतन कितना होगा। तो वेतन कौन, पहले हम वेतन की बात करेंगे, तो दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में। फिर आप शपथ लेंगे ना कि हम आपके लिए डेडिकेटेड होंगे, तो पहला दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में, तीसरी किसके, शपथ बताएगा। चौथा राज्यसभा के बारे में प्रतिनिधित्व बताएगा। ठीक है, क्या प्रतिनिधित्व दिल्ली और पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे जो है यूनियन टेरिटरीज को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। 5वीं अनुसूची क्या बताता है, एससी एसटी का प्रावधान बताता है कि एससी एसटी को हम मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, अब 6ठी अनुसूची क्या बताता है, 6ठी अनुसूची एसटी के प्रशासन के बारे में बताता है। किन किन राज्यों में, 4 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और
मिजोरम, तो इनको हम AMTM से याद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप 6 अनुसूचियाँ आपको आसानी से याद हो गई है। एक बार देख लीजिए, देश, फिर 2 नंबर में पैसा, 2 नंबर का हम अधिकतर पैसा भी कहते हैं, फिर शपथ, फिर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, फिर SC ST, फिर ST 4 राज्यों में। अब हम बाकी की जो है 6 अनुसूचियों को आसान भाषा में तैयार करने की कोशिश करते हैं। बाकी अनुसूचियों के बारे में देखते हैं कि बाकी अनुसूचियाँ कौन सी हैं और उनको याद करने का क्या तरीका हो सकता है। तो अनुसूची है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है? 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे को बताता है। मतलब ये संघवाद को परिभाषित करता है। संघवाद को अंग्रेजी में कहते हैं फेडरलिज्म। तो यह सहकारी संघवाद, अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी मतलब एक दूसरे को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। तो ये कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है? शक्तियों का बंटवारा करता है, विकेंद्रीकरण करता है। तो वो ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं जिसके ऊपर केंद्र कानून बना सकता है। तो वो केंद्र की सूचियाँ होती हैं। तो 3 सूचियों के विषय में बात करता है। केंद्र सूची, राज्य सूची जिसपे राज्य जो है कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची जिसपे सभी कानून बना सकते हैं। या कौन कानून, किसका कानून प्रभावी होगा, यह संसद निर्धारित करेगी। इसको हम केंद्र और राज्य संबंधों के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो 7वीं अनुसूची आपको बताता है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो देखते हैं कि केंद्र सूची में कितने विषय आते हैं। तो पहले जब केंद्र की सूची थी तो उसमें 97 विषय थे, किंतु अब 100 विषय हैं। ध्यान देने की बात है, ये विषय बढ़ रहे हैं। राज्य जो है 66 विषयों पे कानून बना सकता है, किंतु अब 61 विषयों पे बनाया जा सकता है। अर्थात अब कानून वह कम विषयों पे बना रहा है। इसके अर्थ है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बात तो विकेंद्रीकरण की करते हैं, किंतु राज्य की शक्तियों को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ये ध्यान देने की बात है। और समवर्ती सूची जिसपे दोनों है बना सकते हैं, तो पहले यह 47 थे, अब ये 52 हो गए हैं। तो देखिए, एक हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किन किन विषयों पे केंद्र बना सकता है। तो केंद्र, जैसे केंद्र आपको बना सकता है नेशनल हाईवे के ऊपर बना सकता है। ठीक है, आप जैसे सड़कें बनेंगी, नेशनल हाईवे की हम बात करें, नेशनल हाईवे के ऊपर बना सकता है आपको। और जो है राज्यों के बंटवारे के विषय पे बना सकता है, विदेशी मामलों के विषय में बना सकता है, रक्षा मामलों में बना सकता है। ऐसे कई हैं, आपको किताब में आप पूरी सूचियां पढ़ लेंगे तो 97 विषय याद कर पाना तो बहुत मुश्किल है। दूसरा, अब राज्य सूची, राज्य में कौन कौन से आता है? तो राज्य में आप ध्यान दीजिएगा कि राज्य में स्टेट हाईवे आते हैं, स्वास्थ्य आता है, पुलिस आता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है। समवर्ती में भी आप जैसे जान सकते हैं कि समवर्ती में आपका शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केंद्र सूची में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जनगणना। जनगणना आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जनगणना पे बहुत बार विषय पूछा गया है कि जनगणना किस स्टेट का सब्जेक्ट है या जो है सेंटर का सब्जेक्ट है। तो केंद्र का सब्जेक्ट है। अब जब संविधान निर्माताओं को पता थी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो वह विषय कौन थे? तो उन्हें हमने अवशिष्ट शक्तियों में, या अंग्रेजी माध्यम के लिए बता दूं रेजिडुअल पावर में कहा। जैसे इंटरनेट, 1950 में तो संविधान निर्माताओं को तो पता भी नहीं था कि इंटरनेट जैसी कोई चीज़ होगी। तो वह इंटरनेट अवशिष्ट शक्तियों में आएगा। और वह अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी? अवशिष्ट शक्तियों पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। पर अगर ऑप्शन में संसद हो तो संसद को टिक मारिएगा। तो लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, संसद, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद होती है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा संसद नहीं होती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनाते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास है। अगर संसद विकल्प में ना हो तो आप किसको टिक करेंगे? आप टिक करेंगे केंद्र को। मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। भाषाएं, अब हम बात कर लेते हैं कि भाषाओं मतलब कितनी मानक भाषाएं जो है देश की संविधान में लिखित हैं। तो जो मूल संविधान था
उसमें 14 भाषाएं थीं। उसके बाद अब इस वक्त कितनी भाषाएं हैं? इस वक्त 22 भाषाएं हैं। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन का मतलब तो आप जानते होंगे, किसी भी चीज़ को अपडेट करना या और व्यवस्थित करने के लिए संशोधन किया जाता है, उसमें और खूबियों को इंक्लूड करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। तो 21वीं संविधान संशोधन में आज तक 3 संविधान संशोधन हुए हैं, जिसके तहत हमने 8 भाषाओं को जोड़ा है। तो पहला संविधान संशोधन 21वीं, पहली भाषा जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सी भाषा थी? सिंधी, याद रखना है। 21वें संविधान संशोधन के तहत पहली भाषा जोड़ी गई, 14 के अतिरिक्त सिंधी थी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई। वो 3 भाषा कौन थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो याद रखने का आसान तरीका है, ड़ा दोनों में लगा है। और कौन सा है? 21, 71 ड़ी, और एक विदेशी भाषा नेपाली। तो 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये याद कर लीजिए, देखिए थाली है, संथाली, मैथिली और डोगरी और बोडो। डोगरी प्रारंभ डो से होता है और बोडो अंत डो से होता है। तो ये याद हो गया आपको। तो पहले संविधान संशोधन में कितनी पहले जो है भाषाएं कितनी थी? तो मात्र 4 थी। और अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो पहली भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 21वीं। फिर 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। फिर 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब एक चीज़ याद करने के तहत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक आयोग बना था 1953 में। 1953 में जो आयोग बना था उसे हम फजल अली आयोग कहते हैं। फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की अनुशंसा या रिकमेंडेशन की। तो पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना वह कौन था? आंध्र प्रदेश था। और 18 राज्यों का गठन हो गया। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। और किस आयोग ने अनुशंसा की थी, रिकमेंडेशन की थी? तो फजल अली आयोग ने अनुशंसा की थी। अब ये हम याद करेंगे जो 4 संविधान संशोधन बाद में जोड़े गए। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन के तहत। तो पहली जो सूची जोड़ी गई वो बहुत शुरुआत में ही, संविधान के बनने के 1 साल ही बाद ही पहली जो है अनुसूची जोड़ दी गई। वह थी भूमि सुधार संबंधी। भूमि सुधार संबंधी चकबंदी हुई या जमींदारों के विरोध में कि जमींदारी हटाने के लिए 1951 में ही पहला संविधान संशोधन होता है। और किसको जोड़ा जाता है? भूमि सुधार को। और 9वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। इंपॉर्टेंट है। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है कब? 52वें संविधान संशोधन में। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। 52वां संविधान संशोधन होता है 1985। और वह किससे संबंधित है? दल बदल से। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, राजीव गांधी का काल होता है और दल बदल संबंधी अधिनियम लाया जाता है और 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और अब 11वीं और 12वीं जो है वो विकेंद्रीकरण की बात करता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, आम व्यक्तियों को सत्ता देने की बात होती है। तो यहाँ पर पंचायती राज और नगर पालिका। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य के बारे में बात करता है। और यह कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी चुनाव लड़ने के लिए, पंचायती राज्य के चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष की उम्र चाहिए? 21 वर्ष की आयु चाहिए। और पंचायत कितने विषयों पर कानून बना सकती है, उसे कितने विषयों पर अधिकार है? तो 29 विषयों पर। यह 73वां संविधान संशोधन कब पास हुआ? तो 92 में बना और 93 में यह पास होता है। 93 में
यही 74वां भी 92 में बना और 93 में पास होता है। पर ध्यान देने की बात है, इसमें केवल और केवल 18 विषय हैं, 18 विषय हैं मित्रों। तो यह सूचियों से लेकर सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे अतिरिक्त आपसे किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं बन सकते हैं। यह मैं आपको गारंटी शुदा बताता हूं कि इसके अतिरिक्त आप प्रश्न नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं अगर आपको नहीं समझ में आया होगा या कुछ पॉइंट में दिक्कत होगी तो वीडियो पॉज करके रोक कर या 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे एक बात यह कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दोस्तों पूरा देखिए। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप अपनी तैयारी को लेकर दृढ़ संकल्प नहीं हैं, क्योंकि यह इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है दोस्तों। हो सकता है आपको इसमें मज़ा ना आ रहा हो, मगर आपके लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।